दोस्तों, आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जिस कमरे में हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस कमरे में हमारे सामने कैमरा है, ये पैनल है, कुर्सी है। अगर हम कुर्सी को कुर्सी ना कहें, पैनल को पैनल ना कहें, इस कैमरे को कैमरा ना कहें, तो आखिर हम एक दूसरे को समझेंगे कैसे? इसी का नाम है संज्ञा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक दूसरे के नाम पता नहीं होंगे तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, और नाम रखा गया है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो दोस्तों, मैं पारस यादव, आपका भाई, आपका दोस्त, हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार में। और संज्ञा का ही दूसरा नाम है नाम। देखिए, व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं? संज्ञा के द्वारा। कहने का मतलब नाम के द्वारा। तो यही क्या है? यही संज्ञा है। यही क्या है बेटा? संज्ञा है। नाम ही संज्ञा है। तो यहीं से सबसे पहले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखो बेटा ध्यान से, कि सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो संज्ञा है इसका पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची, समान अर्थ रखने वाला। तो इसका पर्यायवाची संज्ञा का क्या है? नाम। और अगर आपसे बेटा पूछा जाता है कि ये जो नाम है इसका पर्यायवाची क्या है, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा संज्ञा। एक दूसरे के पर्याय हैं। नाम को ही संज्ञा कह सकते हैं और संज्ञा को ही नाम कह सकते हैं। तो समझ आ गया होगा हिंदी का टॉपिक किसकी बात कर रहे हैं हम? संज्ञा की। देखते हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा। संज्ञा जो है सम और ज्ञा से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जो भी वस्तुएं जो भी हमारे सामने है उनका कोई ना कोई नाम है, तो नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सभी का नाम, सम्यक ज्ञान का मतलब है सभी के नामों को हम क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम क्या है? एक व्यक्ति है। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है। पुस्तक क्या है? एक वस्तु है। पुस्तक क्या है? एक वस्तु है। जयपुर क्या है? एक स्थान का नाम है। अब जयपुर को हम जयपुर ना कहें तो हम आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे? क्या बताएंगे कि कहाँ आना है? अब किसी से हमको मिलना है किसी जगह पर, तो हम कैसे बताएंगे कि वहां आना है? क्यों? उसका नाम ही नहीं होगा। इसीलिए संज्ञा की आवश्यकता थी हिंदी में। तो जयपुर क्या है बेटा? एक स्थान है। अब खुशी की बात देखो, चेहरे पर मुस्कान है। आपके भी आएगी, हमारे भी आएगी। कब आएगी? जब हम पढ़ाएंगे और आपकी जॉब लग जाएगी। और जॉब कब लगेगी? जब आप मेहनत करेंगे और हमसे पढ़ेंगे। खुशी ये एक क्या है? ये एक प्रकार का भाव है। अब क्या है? इसको, राम को हम देख सकते हैं, पुस्तक को भी हम देख सकते हैं बेटा, जयपुर को भी हम देख सकते हैं, लेकिन खुशी को हम देख नहीं सकते। ये एक भाव है, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जब हम किसी से अच्छी बातें करते हैं तो उसका भी मूड अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है कि भाव को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यहीं से संज्ञा की डेफिनेशन निकल के आती है कि हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो जैसे अब संज्ञा में सबसे पहला हमने आपको बताया क्या पूछा जाता है कि संज्ञा का पर्यायवाची क्या है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर बना है, और बेटा संज्ञा का ही पर्यायवाची नाम है और नाम का ही पर्यायवाची संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा हमने समझ लिया एग्जाम्पल से। वे विकारी शब्द, विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। अब इसी में लगाते हैं अविकारी। आ का मतलब होता है नहीं, लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं बेटा? अविकारी। लिंग वचन काल कारक के अनुसार जो बदल जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? संज्ञा। व्यक्ति अभी हमने बताया था राम, वस्तु किताब की बात की थी, स्थान कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम जिस जगह खड़े हैं लखनऊ, ठीक है, वो भी एक क्या है? स्थान है। भाव खुशी हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? भाव है।
अच्छे व्यक्ति की अच्छाई, ये भी क्या है, भाव है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन्हीं में सभी के नाम आ जाते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब इन्हीं शब्दों में समाहित हो जाता है। नेक्स्ट, कमेंट करके और बता देना बेटा समझ आया कि नहीं। संज्ञा के प्रकार या कह सकते हैं भेद। देखो संज्ञा के भेद मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा जातवाचक, तीसरा भाववाचक। 3 ही मुख्य होते हैं, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं, 5। कहने का मतलब है मुख्यतः तो 3 है, लेकिन फिर भाववाचक के ही 2 रूप हैं, एक समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरीके से हम 5 संज्ञा को पढ़ेंगे। देखो आपसे पूछा जा सकता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये डिक्टो आपसे यही पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने हैं, तो ऑप्शन में 3 या 5 दोनों हो तो 3 को ही लगाना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब मैंने क्या बताया था, जातिवाचक के ही बेटा 2 रूप हैं। कौन कौन से, अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो 5, 3 तो ये हो गए आपके, 2 ये हो जाएंगे, कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस प्रकार टोटल 5। अब हम एक एक करके एक एक को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या आता है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है, और आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको एक नया तरीका सिखाएंगे। आपके सामने कोई शब्द लिखा होगा, आप उसको सोते हुए भी अगर कोई उठा के आपसे पूछ ले कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप बता दोगे उसको। क्यों, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे पहचानेंगे कैसे, हम कहें लिखा है राम, हम कहें लिखा है राम, तो राम क्या है, एक व्यक्ति की बात है, तो इसका मतलब क्या है, एक वचन होगा। सॉरी, दृश्य या मूर्त रूप। अच्छा राम आपके सामने है, ठीक है, तो ये दिखेगा, है ना, एक व्यक्ति है तो वो आपको दिखेगा। आप पहचानने का तरीका ये याद रखिए व्यक्तिवाचक में कि सदैव ये एक वचन होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। अगर बहुवचन बनेगा तो ये फिर आपके जातवाचक हो जाएंगे, क्योंकि जातवाचक संज्ञा बहुवचन होती हैं। तो व्यक्तिवाचक में सबसे पहले आपको बेटा क्या याद रखना है कि सदैव एक वचन होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर। दृश्य या मूर्त रूप में, मूर्त रूप का मतलब क्या है, जो हमको दिखाई देते हैं। अमूर्त रूप जो हमको दिखाई नहीं देता है, तो ये मूर्त रूप में होंगे हमेशा, ये हमको दिखाई देंगे, ये पहचानने का तरीका है। जैसे आपके सामने देख लो, एग्जाम्पल के रूप में है चंद्रमा। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि ये संसार में अपने जैसे एकमात्र होता है। संसार में अपना जैसा एकमात्र क्या होता है बेटा, एकमात्र। एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो अगर एक से अधिक है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती है। देखो प्रूव करते हैं इसको हम उदाहरण को लेकर। चंद्रमा इस संसार में एक है या बहुत सारे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने घर पे बना लिया है या कहीं और, एक ही संसार में चंद्रमा है अपने जैसा, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। दूसरा है ताजमहल, ये किसकी याद में बनवाया गया था बताते हैं, शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। कहने का मतलब यह है कि ताजमहल एकमात्र है संसार में। जब भी कहीं भी बात होगी तो जो आगरा में ताजमहल है उसी ताजमहल की बात होती है। अब आपके मन में विचार आ जाए बेटा कि हम भी किसी की याद में ताजमहल बनवाएंगे, किसी की याद में ताजमहल बनवाएंगे और ताजमहल आप अपने घर पे बनवा लें। अब फिर आप कहें कि सर अब बताओ कि ताजमहल एक वचन है, बहुवचन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातवाचक संज्ञा है। तो अब इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको सबसे पहले समझ आ जाएगा, संज्ञा पूछा। अब संज्ञा पूछा है तो एक बात बताओ कि ताजमहल एक आपने अपने घर पे बनवाया है एक, लेकिन इस संसार की नजर में आपका ताजमहल नहीं है। ताजमहल आगरा वाला ही है जो फेमस है, वो दुनिया में एकमात्र है, 7 अजूबों में आता है। तो इस तरीके से आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ताजमहल। सूर्य, क्या सूर्य संसार में बहुत सारे हैं, नहीं ना, सिर्फ कितना, एकमात्र है अपने जैसा। तो सूर्य एकमात्र है अपने जैसा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहचानने का तरीका, सदैव एक वचन, अपने जैसा इस दुनिया में एकमात्र, और जो दिखाई देता है, दृश्य रूप में है, मूर्त रूप में है। देख लो, चंद्रमा भी दिखाई देता है, ताजमहल भी दिखाई देता है बेटा, और सूर्य भी दिखाई देता है। जातिवाचक संज्ञा, इसको बहुत ध्यान से समझना। यहां क्या है, यहां जातिवाचक संज्ञा कुछ व्यक्तिवाचक शब्द भी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो हम समझेंगे। ऐसे एक वचन, ऐसे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। एक वचन तो होंगे, लेकिन अगर उनका बहुवचन बनाया जा सकता है तो वो आपके क्या होंगे, जातिवाचक। ये भी हमेशा क्या, दृश्य रूप में होते हैं, मूर्त रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, दृश्य, दिखाई देते हैं। संसार में अपने जैसे एक से अधिक होंगे बेटा। व्यक्तिवाचक क्या थे, अपने जैसा एकमात्र था, लेकिन जातिवाचक अपने जैसे एक से अधिक होंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, पेड़, अपने जैसे एक से अधिक पेड़ हैं संसार में। ऐसा नहीं है आम का पेड़ है तो वो एक है, लेकिन अगर पेड़ कहें तब तक तो ये क्या रहेगा, जातिवाचक। क्या है, जातिवाचक। लेकिन इसी को हम बदल भी सकते हैं। ओके, कहने का मतलब बेटा क्या है कि अगर ये जातिवाचक है तो अब ये व्यक्तिवाचक कैसे होगा। अगर हम विशेष बता दें, जैसे यहां समझो लिखा है पेड़, और इसी को कर दे बेटा आम का पेड़, आम का पेड़। तो अब एक बात ध्यान से समझो कि ये जो पेड़ है ये जातिवाचक है। जातिवाचक क्यों है, क्योंकि ये एक विशेष जाति का बोध करा रहा है, और ये जो पेड़ है ये समूह का बोध करा रहा है, समूह का बोध कराता है। मतलब एक से अधिक है, समूह के रूप में है, जातिवाचक। अपने जैसा एक से अधिक है तब भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अब अगर लिख दिया आम का पेड़, क्या लिख दिया बेटा, आम का पेड़, तो कहने का मतलब ये अब विशेष स्थिति बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा व्यक्तिवाचक। जातवाचक शब्द था, लेकिन अगर हमने उसकी विशेषता बता दी, उसे विशेष रूप प्रदान कर दिया, विशेष नाम दे दिया है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब लिखा है आपके सामने गाय, तो गाय एकमात्र ही है, ऐसा तो नहीं है कि आपके घर पर गाय है तो दूसरी जगह नहीं है। कहने का मतलब है कि अपने जैसी एक से अधिक हैं, तो ये समूह के रूप में है, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, जातवाचक। ये मनुष्य हैं, जब मनुष्य की बात होती है तो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, मनुष्य एक समूह है, समूह का बोध कराता है, तो वो जातवाचक कहलाता है। देखो यही अंतर हमने आपको बताया कि जातिवाचक कब होता है और व्यक्तिवाचक कब होता है। देखो एग्जाम्पल में लिखा है पहाड़, अब बेटा पहाड़ लिखा है तो इसका ये मतलब है कि पहाड़ बहुत सारे हैं। पानी पी लेते हैं भाई। कहने का मतलब क्या है, पहाड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको भी प्यास लगे तो पानी पी लिया करो। कहने का मतलब है पहाड़ बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इसी पहाड़ की कोई विशेषता बता दें, कोई नाम दे दें, जैसे हिमालय, तो इस संसार में हिमालय 10 हैं, 20 हैं, 2 हैं, नहीं है। हिमालय अगर लिखा है तो वो एक है, और जब एक है तो वो आपका व्यक्तिवाचक आएगा, और जब 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे तो वो आपका जातिवाचक आएगा। बहुत सारे पहाड़ हैं, जातिवाचक। एक लिख दिया हिमालय, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, व्यक्तिवाचक। देखो लिखा है पहाड़ जातिवाचक है, बहुत सारे हैं, लेकिन हिमालय व्यक्तिवाचक है, तो ये एक विशेष पहाड़ का नाम दे रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक से पहले और भी जातवाचक के कुछ रूप समझ लेते हैं। देखो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातवाचक बनती है, ये एक विशेष नोट करके लिख लेना, विशेष, ये याद रखने वाली बात है। क्यों, क्योंकि अभी हम दिखाएंगे आपको हमने बताया है बेटा कि जैसे लिखा है कंस,
कंस, लिखा है राम, लिखा है सावित्री, क्या लिखा है? सावित्री, लिखा है जयचंद। अब समझो, ये अभी तक नाम है, क्योंकि ये एक नाम के रूप में प्रयोग हुए हैं, एक विशेष व्यक्ति की बात है, तो अभी तक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इन्हीं में हम शब्दों में प्रयोग करेंगे, जैसे हमारे देश में, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, हमारे देश में जयचंदों, अच्छा बेटा जयचंद समझते हो? तब तक कमेंट करके बताओ। जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद का मतलब होता है बेटा इधर की उधर करने वाले, ठीक है? इधर की बात सुनी, उधर बता दी, उधर की बात सुनी, इधर बता दी, लड़ाई झगड़ा करा दिया। इन चीजों से आप दूर रहो, आप सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखो। तो अभी तक ध्यान से देखना कि ये जो जयचंद है, ये यहाँ क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक। क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक। अब इसी व्यक्तिवाचक को हम जातवाचक कब कहेंगे? यही जयचंद कहाँ प्रयोग हुआ है? कहाँ प्रयोग हुआ है? यहाँ। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इधर की बात उधर करते हैं। तो ये जो जयचंद है, ये समूह का बोध करा रहा है। एक समूह ऐसा है जो इधर की उधर बात करता है, एक नहीं बहुत सारे हैं, तो समूह का बोध करा रहा है और एक जाति का बोध कराता है। तो अब समझ आ गया होगा बेटा कि जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक है, समूह का बोध करा रहा है, तो इस वजह से जातिवाचक है। जैसे और भी प्रयोग कर लेते हैं, जयचंदों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे देश में राम की कमी है। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात है, ठीक है? तो इस तरह के लोगों की बहुत कमी है। जैसे गांधी जी, एक और समझ लेते हैं, जैसे गांधी जी की बात है। तो बेटा एक बात बताओ, गांधी तो बहुत हैं, इस संसार में बहुत हैं गांधी, तो ये तो अभी क्या है? जातिवाचक है। लेकिन अगर यही लिख दिया जाए गांधी जी, और गांधी जी कौन थे? राष्ट्रपिता, ये लिख दिया जाए, इसका मतलब बेटा ये है कि जो ये राष्ट्रपिता प्रयोग हुआ है, तो अब हमको समझ ये आ गया है कि राष्ट्रपिता किसके लिए प्रयोग हो रहा है? गांधी जी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो अब ये जो गांधी जी जातवाचक संज्ञा है, ये किस रूप में आ गया? राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता एक ही थे जिनको कहा जाता है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहां तक क्लियर समझ आ गया होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा क्लियर हो गए। व्यक्तिवाचक को पहचानते हैं सदैव एक वचन हो, दृश्य जो हमें दिखाई देता हो, जातवाचक समूह का बोध करा रहा हो, एक से अधिक हो, ठीक है, संसार में अपने जैसे एक से अधिक हो। और कब व्यक्तिवाचक जातवाचक बन जाता है? जब कोई व्यक्तिवाचक शब्द किसी समूह की बात करता है, तो वहां क्या होता है? जातवाचक होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में क्या है? अभी तक हमने उनकी बात की थी जो हमें दिखाई देते थे, अब हम उनकी बात करेंगे बेटा जो दिखाई नहीं देते हैं। अदृश्य या अमूर्त रूप, हम उनको देखना चाहेंगे लेकिन उनको देख नहीं पाएंगे। ये क्या हो गया? अदृश्य, अमूर्त, ठीक है, जो हमको दिखाई नहीं देता, इस रूप में होगा। या क्या होगा बेटा? एक वचन होगा, एक वचन होगा, लेकिन अगर उस एक वचन का बहुवचन बनाया जा सकता है, तो फिर वो आपका भाववाचक संज्ञा ना होके कहां पहुंच जाएगा? जातवाचक में। समझते रहे ना? जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे लिखा है मोहब्बत, कमेंट में बताओ किस किस ने मोहब्बत की है। चेहरे पर खुशी आ गई होगी, मोहब्बत की बात हो गई है ना? मोहब्बत। अब ये कहने का मतलब है कि जब तक ये मोहब्बत की बात है, तब तक तो ये क्या है? एक जाति है, समूह का बोध करा रहा है। लेकिन हमने कहा कि जातिवाचक जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? क्या होते हैं? बहुवचन। अब बहुवचन इसलिए होते हैं क्योंकि वो समूह के रूप में होते हैं, या फिर ऐसे एक वचन
या फिर ऐसे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो ये तो अभी तो एक वचन है, लेकिन अब इसका बेटा क्या बनाएंगे, बहुवचन। तो बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुवचन क्या हो जाएगा, मोहब्बतें, मोहब्बतें, मोहब्बत और मोहब्बतें। अब मोहब्बतें भी कई प्रकार की होती हैं, कहने का मतलब मोहब्बतें जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मोहब्बतें हैं वो आपका क्या आप करते हो, दिखती हैं, दिखती नहीं है, फील कर सकते हो मोहब्बत को, प्यार को, है ना। फील किया होगा कि आप रात में हमको याद आते हो, फील आता है ना। तो ये सब क्या है, ये हार्मोन्स का काम होता है ना बेटा। तो कहने का मतलब है कि जो मोहब्बत है ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है, भाव। क्यों, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन मोहब्बत तो भाववाचक है, लेकिन अगर मोहब्बत से मोहब्बतें बन गया तो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्रोध, मिठास। अब एक बात, आप मान लो रास्ते पे चलते हुए जा रहे हो और आपको कहीं जलेबी बनती हुई दिखाई देती है, इसका मतलब यह है कि आप दूर से ही पहचान लोगे कि जलेबी मीठी है? नहीं पहचान सकते ना। छू के पहचान बता दोगे कितनी मीठी है? नहीं। जब उनको चखोगे तो जीभ पर रखोगे तो स्वाद आएगा, तब हम बताएंगे कि ये ज्यादा मीठी है, कम मीठी है। तो उस मिठाई का, उस जलेबी का जो भाव है वो क्या है, मिठास। तो हम इसको क्या महसूस कर सकते हैं, कब, चखने के बाद। जैसे गुस्सा आ रहा है, क्रोध, इसको फील करते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं, ठीक है। मिठास महसूस कर सकते हैं इसको खाने के बाद। बुराई, बुरे व्यक्ति की बुराई हम महसूस करते हैं, अगर दिखाई देती हो हमको तो हम पहले से ही सतर्क हो जाएं, लेकिन एक्चुअली है क्या कि ये एक भाव है, भाव हमको दिखाई नहीं देता है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस क्या फील कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। अब ध्यान से, विशेष नियम, इनमें भी क्या नियम है, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, आपको भी मैंने बताया था। व्यक्तिवाचक हमेशा एक वचन है, लेकिन अगर उस एक वचन का बहुवचन बनाया जा सकता है तो बेटा क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन जातिवाचक हो जाएगा। जैसे देखो ये लव डब की चिन्ह छपा हुआ है ना, प्यार, तो ये क्या फील होता है। लेकिन यदि उनका बहुवचन बनाया जा सकता है तो फिर वह भाववाचक में ना होकर जातिवाचक संज्ञा होगी। यही बात की थी, बहुवचन होने पर हमेशा जातिवाचक होता है, बहुवचन व्यक्तिवाचक में नहीं आता, भाववाचक में नहीं आता। इसी भाववाचक का पहला रूप, भाववाचक के दो होते हैं, एक द्रव्यवाचक, एक आपका कौन सा, द्रव्यवाचक, और एक होता है समूहवाचक जिसको जातिवाचक कहते हैं, भाववाचक का ही भाग। वे संज्ञाएं जिनमें हम किसी पदार्थ की अवस्था, किसी पदार्थ की बेटा अवस्था का बोध होता है। अब अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, एक देखो ये किस रूप में है, दूध ये लिक्विड के रूप में है, पानी ये भी लिक्विड के रूप में है, सोना ये क्या है, ठोस, ठीक है। अब जैसे इसी पानी को क्या बना दिया जाए, भाप, क्या बना दिया जाए, भाप बना दिया जाए। तो ये पानी क्या है, पानी हमको दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। दूध, दूध भी हमको दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि द्रव्यवाचक में ठोस, द्रव, गैस, ये भाप किस रूप में है, ये गैस के रूप में है। तो जब ये गैस के रूप में है और सोना क्या है, ठोस के रूप में है, तो ये अवस्थाओं का बोध कराते हैं कि जो हमको नाम दिए गए हैं वो किस अवस्था में है। तो वही क्या कहलाता है, हमारा द्रव्यवाचक कहलाता है। अगर हमें किसी अवस्था का बोध होता है, ठोस, द्रव या गैस, इन तीनों में से किसी अवस्था का बोध होगा। देखो दूध क्या है, ठोस है, नहीं है, द्रव है, गैस है, द्रव है, द्रव है, ये ठोस है बेटा। देखो समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जहां एक जाति की बात हो। वे संज्ञाएं जिनमें हम किसी के समूह, ग्रुप या भीड़ का बोध होता है, ठीक है। कहाँ होता है, जातवाचक में भी हमें क्या था, एक से अधिक होंगी, और समूहवाचक में भी क्या होता है बेटा, यहां पर भी एक से अधिक की बात होगी। जैसे परिवार, पुलिस, गुच्छा या गुलदस्ता,
गुच्छा या गुलदस्ता। अब गुलदस्ते में एक फूल होता है क्या? नहीं, अगर एक फूल होगा तो उसको एक फूल कहेंगे। तो गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं, तो ये गुच्छा है। पुलिस, जब पुलिस की बात करते हैं तो एक की नहीं, वहां समूह की बात होती है, तो वहां क्या है? समूहवाचक। जहां बहुत सारे लोग या चीजों की बात हो, चीजें मिलकर एक समूह बनाते हैं, वहां क्या कहलाता है? समूह। देखो, इससे पहले हम एक विशेष जो एग्जाम में पूछा जाएगा और जो अभी तक नियम पढ़े हैं उसके अनुसार आपका उत्तर गलत हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है। कैसे? समझो। जैसे लिखा है घर संबंधी, घर संबंधी कामकाज, कामकाज, घर संबंधी कामकाज, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया गुरु रूपी, गुरु रूपी, गुरु रूपी भाई। गुरु रूपी भाई का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो आपका भाई है वो गुरु के समान है, गुरु शिक्षा देता है, अच्छी चीजों का आचरण करना बताता है। तो कहने का मतलब क्या है? पहला आपका एग्जाम्पल है घर संबंधी कामकाज, ध्यान से देखना है। दूसरा है गुरु रूपी भाई। अब जैसे कि इसमें आपको क्या संज्ञा, देखो यहाँ पे ये कामकाज क्या है? संज्ञा है। क्या है बेटा? संज्ञा। लेकिन एक नियम याद रखना, क्या? कि अगर संज्ञा, क्या याद रखना? कि अगर संज्ञा के साथ में कोई ऐसा पद आए जो उसकी विशेषता बताए, और पद के रूप में क्या हो सकता है आपका? संबंधी लगा हो, रूपी लगा हो। कहने का मतलब कोई संज्ञा के साथ में बेटा ऐसा पद आ जाए जो उसकी विशेषता बता रहा हो। अब देखो ध्यान से, कामकाज संबंधी घर, तो अब ये क्या है? संज्ञा है घर, लेकिन अब ये घर संबंधी क्या हो जाएगा? ये विशेषण का काम करेगा। क्या करेगा बेटा? विशेषण का काम। क्यों विशेषण का काम क्यों करेगा? क्योंकि ये बता रहा है कि जो कामकाज हम कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? घर संबंधी कामकाज कर रहे हैं। इस वजह से ये आपका क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। भाई जो है आपका वो क्या है? संज्ञा है। भाई संज्ञा है, कैसी? जातिवाचक है, एक से अधिक है। ठीक है। अब क्या है? गुरु रूपी भाई। तो मैंने बताया रूपी के साथ में अगर आपका संज्ञा शब्द आ जाए तो ये क्या कहलाता है? संज्ञा ना होकर आपका क्या कहलाएगा बेटा? विशेषण बन जाता है। ध्यान से समझ लिया? आपके इस तरीके के शब्द आए संज्ञा के साथ जो उसकी विशेषता बताने लगे, ठीक है, तो वो उसके साथ में क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाता है। ये हमेशा याद रखना। इसी में दूसरा और समझो, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कि जैसे कोई भी शब्द या कोई भी अक्षर अपने ही अर्थ में गौड़ हो जाता है। जैसे जैसे लिखा है बेटा कि डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब ये बात बताओ, डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन है कि नहीं है? है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो ये अपने ही अर्थ में, क्या बेटा? अपने ही अर्थ में, अपने ही अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। अपने ही अर्थ में तो प्रयोग हैं। जैसे अब कह दें हम आपसे कि कल हम मैं सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। कल हम मैं सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ बेटा कि मैं सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो बेटा मैं है, क्या ये जो मैं है ये क्या है? ये हकीकत में ही सर्वनाम है। ये जो प्रयोग हो रहा है वो अपने ही अर्थ में प्रयोग हो रहा है। डा ढा उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो डा ढा उत्क्षिप्त व्यंजन ही है, तो वो अपने ही अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। इसलिए बेटा क्या हो जाएगा आपका? गौड़ हो जाएगा अपने ही प्रयोग में। और ऐसे शब्दों में क्या होता है बेटा?
आपके सामने लिखा है कि ये मैं है, तो ये हमने आपको समझा दिया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने में ही गौड़ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी क्या है, विशेषण है, विशेषण है, कुछ अपने में गौड़ हो जाएंगे, मतलब अपने ही अर्थ में गौड़ हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब देखो ध्यान से, पहले समझो, हमने बात की व्यक्तिवाचक संज्ञा की। सबसे पहले हमने बात की संज्ञा, आखिर है क्या, नाम का ही रूप संज्ञा है, और आपस में एक दूसरे को समझने के लिए हमें संज्ञा की आवश्यकता पड़ी। संज्ञा के बाद में हमने जाना कि उसके भेद क्या क्या हैं। मूलतः उसके 3 भेद होते हैं स्रोत के उत्पत्ति के आधार पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक के ही 2 रूप हैं, कौन से, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये आपके टोटल अर्थ के आधार पर पूछे जाते हैं तो बेटा 5 हो जाते हैं। 5 के हमने एग्जाम्पल जान लिए, कुछ विशेष नियम थे हमने वो भी जान लिए। अब हम देखो इसमें लिखा है जैसे व्यक्तिवाचक के उदाहरण, राम, अब देखो गब्बर की जगह यहाँ होगा बब्बर। जैसे शेर तक था तो शेर तो एक जातिवाचक है, लेकिन बब्बर शेर आ जाएगा तो ये एक व्यक्तिवाचक है। द्रव्यवाचक में देखो गेहूं हो गया, चांदी, धुआं, हवा, ऑक्सीजन, पेट्रोल। भाववाचक दया, अच्छाई, बुराई, इनको हम क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जातिवाचक तारा, ग्रह, जानवर, हाथी। अब आपके सामने हाथी लिखा हुआ है, लेकिन अगर कह दें हम कि सफेद हाथी तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो। समूहवाचक, जहां दल की बात हो, जहां भीड़ हो, तो अभी हमने संज्ञा, संज्ञा के भेद 5 को बहुत अच्छे तरह से समझ लिया है। इसमें देखो अभी हम ये आपको पीछे बता चुके हैं कि भारत की राजनीति में कंसों की कमी नहीं है, तो कंस जो है व्यक्तिवाचक, लेकिन अब एक समूह का बोध करा रहा है तो वहां कंसों जातवाचक हो जाएगा। जयचंदों की कमी नहीं है तो यहाँ जयचंद आपका जातवाचक हो जाएगा। व्याकरण के कुछ और महत्वपूर्ण नियम, कोई अक्षर या शब्द अपने ही अर्थ में प्रयोग हो तब वह संज्ञा होता है। कहने का मतलब समझ गए, तब वह क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। जैसे ये भी गलत है, इसको डा और ढा की बात है यहाँ, ठीक है बेटा, डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन है, डा और ढा, तो ये संज्ञा हो जाएंगे। कोई भी शब्द या कोई भी वर्ड अपने ही अर्थ में गौड़ हो जाए तो वो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा शब्द यदि नामक, रूपी, संबंधी, प्रताप नामक राजा। अब प्रताप नामक राजा, देखो रटने की जरूरत नहीं है, सीधा समझ लो, संज्ञा के साथ में कोई भी ऐसा शब्द आ जाए जो उसकी विशेषता बताने लगता हो तो वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, फिर संज्ञा नहीं। जैसे गुरु रूपी भाई, हमने बताया आपको, गुरु रूपी, प्रताप नामक राजा, तो प्रताप नामक राजा जो है वो किस नाम का, प्रताप नाम का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, घर संबंधी कामकाज। तो ये विशेषता के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये विशेषण कहलाते हैं। भाववाचक, अब संज्ञा जो है वो 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, परिवर्तन किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा बनाना, संज्ञा में भाववाचक संज्ञा जो बनाई जाती है वो 5 प्रकार से बनाई जाती है। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब भाववाचक। अब अगर आपसे पूछा जाएगा, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा इस तरीके से, एग्जाम में आपके सामने लिखा होगा मनुष्य, और ये पूछा जाएगा आपसे बेटा कि जो मनुष्य है वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपका आंसर आएगा जातिवाचक। अब अगर ये पूछा जाए कि जातिवाचक से भाववाचक, या आपके सामने एग्जाम्पल होगा मनुष्य से मनुष्यता बना, मनुष्य शब्द से मनुष्यता बना, तो जो परिवर्तन हुआ है वो किस संज्ञा से किस में परिवर्तन हुआ है, तो ये तो जातिवाचक है। लेकिन अगर इसका भाव है क्या, मनुष्यता इसका भाव है जो दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, परिवर्तन हो जाएगा जातवाचक से भाववाचक में। एक बार कमेंट करके बता देना, और उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं आया हो अगर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम समझाएं और आपको समझ ना आए। बाकी सभी लोगों का इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।